एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज की इस क्लास में हम करेंगे 21 जुलाई के शिफ्ट 1 के जीके पीवाईक्यू का सलूशन, जो कि आपके आने वाले सीजीएल एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं तो मैं उनको बता दूं कि क्लास करने के बाद आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। As per the census data, what was the density of population in India in 2011? यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 2011 में भारत में जनसंख्या घनत्व कितना था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व का मतलब है कि एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं। अब यहाँ से आपको दो चीज़ें याद रखनी है। फर्स्ट सेंसस अगर आपसे पूछे कि जनगणना पहली बार कब हुई थी तो 1872 में हुई थी और मायो के टाइम पर हुई थी। लेकिन ये वाला जो सेंसस था ना वो कंप्लीट नहीं था। अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट कंप्लीट सेंसस कब हुआ था तो वो 1881 में हुआ था, रिपन के टाइम पर। और यहाँ से ये चीज़ भी पूछी जाती है ना कि फादर ऑफ इंडियन सेंसस, भारतीय जनगणना के फादर कौन कहे जाते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा हेनरी वॉल्टर। तो यहाँ से आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग वॉज द महाराणा ऑफ मेवाड़ एंड कंपोज्ड अ बुक ऑन म्यूजिक कॉल्ड संगीत राज। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मेवाड़ के महाराणा थे और उन्होंने संगीत पर संगीत राज नामक पुस्तक की रचना की थी। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराणा कुंभा ने संगीत राज जो बुक है इसकी रचना की थी। यहाँ से आपको एक चीज़ ये याद रखनी है कि बैटल ऑफ खानवा कब हुआ था, ये अगर आपसे पूछे तो महाराणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था 1527 में। और ये क्वेश्चन जो है CHSL 2024 टीयर 1 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट आपको यहाँ से याद रखना है कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सिल्वर मेडल्स वॉज वॉन बाई इंडिया इन टोक्यो पैरालंपिक 2020। पैरालंपिक 2020 में हुए थे, उसके बाद अभी 4 साल बाद होते हैं तो 2024 में होने वाला है। तो इसी वजह से 2020 के पैरालंपिक से ना CHSL 2024 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि इसके बाद अभी हुआ नहीं है ना, इसलिए। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कितने रजत पदक जीते। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, 8 सिल्वर मेडल्स जीते थे इंडिया ने। अगर आपसे कहे कि टोटल कितने मेडल मिले थे इंडिया को, तो टोटल 19 मेडल्स जीता था इंडिया ने, जिसमें से 5 गोल्ड मेडल था, 8 सिल्वर मेडल था और इसमें से 6 जो है ये ब्रॉन्ज मेडल था। ये आप याद रखेंगे। यहाँ से आप ये भी याद रखेंगे कि अगर आपसे टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत की रैंक पूछे 2020 वाले में तो 24th रैंक थी। और इससे क्वेश्चन जो है CHSL 2023 में भी पूछा गया था, CGL में भी पूछा गया और CHSL 2024 वाले में भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, मैच द कॉलम्स। यहाँ पर आपको कॉलम को मैच कराना है और ये वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्योंकि इसको मैंने आपको 2-3 बार बताया है कौन से ग्रुप को क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉमन नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे उनका ग्रुप नंबर लिखा हुआ है, तो आपको इसको मैच कराना है। पहले वाले में लिखा है एल्कली मेटल्स, हिंदी में इसको बोलते हैं क्षार धातु। नेक्स्ट यहाँ पे है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इसको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। थर्ड वाला है हैलोजेंस एंड फोर्थ वाला है नोबल गैसेस, जिसको कि आदर्श गैसें या फिर इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं। अब मैंने आपको बताया था ना कि ग्रुप 1 को जो है एल्कली मेटल्स बोलते हैं, ग्रुप 2 को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं, ग्रुप 17 को हैलोजेंस बोलते हैं और ग्रुप 18 को नोबल गैसेस का ग्रुप बोलते हैं। तो यहाँ से आप इसको बहुत अच्छे से मैच करा सकते हैं। फर्स्ट का जो होगा डी होगा। इसका मतलब अगर आपको एक भी पता होता ना तो आप आंसर मार्क कर लेते ऑप्शन डी। अब ये जो ऑप्शन लिखा है ये मैंने नहीं सेट किया, ये CGL के पेपर का ही ऑप्शन है। अगर आपको एक भी पता होता तो आप आराम से आंसर मार्क कर लेते। अगर आपको नहीं भी आता तो अब आप याद कर लीजिए कि एल्कली मेटल ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स ग्रुप 2 के, एंड हैलोजेंस होता है ग्रुप 17 का, नोबल गैसेज होती हैं ग्रुप 18 में। अगला क्वेश्चन है, पेक्टिन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्मनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ फ्रूट्स इज मेनली कंपोज्ड ऑफ विच एसिड यूनिट। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, पेक्टिन जो फलों की कठोरता और कोमलता के लिए जिम्मेदार होता है मुख्यतः किस अम्ल इकाई से बना है।
तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, गैलेक्टोरोनिक एसिड से जो है पेक्टिन बना होता है। ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड जो है ये अमीनो एसिड्स हैं। अगला क्वेश्चन है, स्पोरोफाइट स्टेज इज डोमिनेंट इन विच प्लांट ग्रुप। अब यहाँ पे कह रहा है कि स्पोरोफाइट अवस्था किस पादप समूह में प्रमुख है। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, वस्कुलर प्लांट्स में होते हैं। स्पोरोफाइट जो होता है ना ये वस्कुलर प्लांट्स में डोमिनेंट होता है। अगला क्वेश्चन है, द कंट्री कैन इम्प्रूव इट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बाय डीवैल्यूएशन व्हेन द सम ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इज। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, जब निर्यात और आयात की मांग की लोच का योग डैश होता है तो देश अवमूल्यन द्वारा अपने भुगतान संतुलन में सुधार कर सकता है। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, ग्रेटर दैन यूनिटी, यानी एक से बड़ा। सिंपल भाषा में क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा था ना कि अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को इम्प्रूव करना है एक देश के तो हम डीवैल्यूएशन से कर सकते हैं। डीवैल्यूएशन का मतलब होता है ना कि अपनी खुद की करेंसी को दूसरे देशों की तुलना में और भी ज़्यादा नीचे गिराना, तो वही होता है डीवैल्यूएशन। और इससे जो है हम अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इम्प्रूव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटी बीइंग डेवलप्ड। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का पहला एकीकृत एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटी कहाँ पर डेवलप हो रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। और यहाँ से आप ये याद रखेंगे कि इसको अप्रूवल दिया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ने। अगर पूछे कि इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है तो 284.19 करोड़। और ये जो फैसिलिटी है ना ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज वॉज कंस्टिट्यूटेड टू स्टडी द इश्यूज एंड कंसर्न्स इन द माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इन 2010। अब ये क्वेश्चन भी 2-3 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2010 में सूक्ष्म ऋण संस्थान में मुद्दों और चिंताओं का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मालेगाम कमेटी। जब भी आपको ये दिखे ना माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन और उससे रिलेटेड आपको कमेटी अगर पूछे तो मालेगाम कमेटी आप आंसर मार्क करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कमेटी है। यहाँ से आप ये भी याद रखेंगे कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब यहाँ से आप एक चीज़ और याद रखेंगे कि नाबार्ड जो है वो बना था 12 जुलाई 1982 में और शिवरमन कमेटी के कहने पर। तो यहाँ पे जो शिवरमन कमेटी लिखा है इसके कहने पे नाबार्ड बना था। अगला क्वेश्चन, और ये इतनी बार रिपीटेड है, आई होप आप सबको याद हो गया होगा। इंडिया बोरोड द डीपीएसपी फ्रॉम द डैश कॉन्स्टिट्यूशन। भारत ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य की नीति निर्देशक तत्व कहाँ के संविधान से लिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, यानी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगर आपसे पूछे कि कंकरेंट लिस्ट कहाँ से लिया गया है तो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन ड्यूरिंग एन एमरजेंसी वो जर्मनी का जो वीमर कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु इज़ अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय बुद्धिस्ट कम्युनिटी ऑफ विच इंडियन स्टेट। ये क्वेश्चन आज से एसएससी में बहुत साल पहले रिपीट हुआ था, आई थिंक 3-4 साल पहले, कि तमिलनाडु किस भारतीय राज्य के बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। अब पता है आपको ये भी याद रखना है कि ये बुद्धिस्ट लोगों का फेस्टिवल है, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी CHSL वाले एग्जाम में ही पूछा गया था कि लोसार फेस्टिवल कौन सी कम्युनिटी मनाती है, तो बुद्धिस्ट कम्युनिटी। अगला क्वेश्चन है, आयरन माइंस इन झारखंड एट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स इन एंशिएंट इंडिया। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के उदय का कारण झारखंड में लोहे की खदानें थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मगध। अब एक चीज़ आप ये भी याद रखेंगे ना, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि मगध से कौन सी नदियाँ होकर के जाती थी, तो गंगा एंड सोन रिवर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट ग्रेनाइट। अब यहाँ पे कह रहा है कि ग्रेनाइट के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे देखिए पहले लिखा है, ग्रेनाइट इज द मोस्ट अबंडेंट रॉक इन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ग्रेनाइट महाद्वीपीय भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली शैल है, तो ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन लिखा है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन सेडिमेंट्री रॉक।
तो यही गलत है, ये जो है सेडिमेंट्री रॉक नहीं है। और आपसे इनकरेक्ट वाला पूछा था तो यही राइट आंसर हो जाएगा कि जो ग्रेनाइट है वो सेडिमेंट्री रॉक नहीं है, ग्रेनाइट जो है ये इग्नियस रॉक है। तो यहाँ से आप इसको याद रखेंगे कि ग्रेनाइट जो है ना ये आग्नेय चट्टान है, इग्नियस रॉक। अब यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट सी जो लिखा है ना कि इग्नियस रॉक तब बनते हैं ना जब बहुत हॉट मैग्मा नीचे से ऊपर आता है और वो ठंडा होके जम जाता है, तो ये भी सही है। फोर्थ ऑप्शन लिखा है ग्रेनाइट इज कंपोज्ड मेनली ऑफ क्वार्ट्ज एंड फेल्डस्पार विथ माइनर अमाउंट ऑफ माइका, तो ये भी बिल्कुल सही है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ते वक्त ना स्टेटमेंट भी सारे पढ़ने हैं सही वाले, क्योंकि इन स्टेटमेंट पे भी बाद में क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन है लुद्दी इज़ अ फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया, और ये क्वेश्चन भी हम लोग पहले कर चुके हैं कि लुद्दी कहाँ का फोक डांस है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये पंजाब का फोक डांस है। यहाँ से आपको याद रखना है कि मटकी डांस अगर पूछे तो मध्य प्रदेश का, या बैगा डांस अगर आपसे पूछे जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में रहा था CHSL वाले में, तो मध्य प्रदेश का है। थय्यम एंड तिरुवथीरा डांस अगर पूछे तो वो केरला से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 विल बी हेल्ड इन। अब ये क्वेश्चन ना आप कंफ्यूज मत होइएगा, अभी 2 दिन पहले की न्यूज़ है कि कॉमनवेल्थ गेम 2026 वाला ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा। पहले विक्टोरिया में होने वाला था, लेकिन विक्टोरिया ने पुल आउट कर लिया पैसे की वजह से, तो इस वजह से ग्लासगो अब होस्ट करेगा 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स को। अगला क्वेश्चन है बैक टू वेदास वॉज द स्लोगन ऑफ विच रिफॉर्म मूवमेंट। यहाँ पे कह रहा है कि वेदों की ओर लौटो किस सुधार आंदोलन का नारा था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्य समाज का था कि वेदों की ओर लौटो। अब यहाँ से आप याद रखेंगे कि आर्य समाज 1875 में बना था, और अगर आपसे पूछे कि इसको बनाया किसने था तो इसको बनाया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। और जितने भी समाज वगैरह हैं ना उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं पहले की शिफ्टों में, तो इसी वजह से मैं उसको यहाँ नहीं बता रही हूँ। आप जब भी इस सीरीज़ को देख रहे हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप पहले वीडियो से स्टार्ट करें प्लेलिस्ट में जाकर। अगला क्वेश्चन है विच अमंग दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया आर करेक्ट। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है भारत में न्यायिक समीक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट है जुडिशियल रिव्यू मीन्स दैट द कोर्ट्स ऑफ लॉ हैव द पावर ऑफ टेस्टिंग द वैलिडिटी ऑफ लेजिस्लेटिव एज वेल एज अदर गवर्नमेंटल एक्शन विथ रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। न्यायिक समीक्षा का अर्थ है कि कानूनी न्यायालयों के पास संविधान के प्रावधानों के संदर्भ में विधायी और अन्य सरकारी कार्रवाई की वैधता का परीक्षण करने की शक्ति है, तो ये बिल्कुल सही है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब ही यही होता है कि अगर कोई भी कानून वगैरह पार्लियामेंट ने पास किया है, संसद ने बनाया है, तो उसको जो है सुप्रीम कोर्ट चेक कर सकता है ना कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ तो नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट बी है अंडर आर्टिकल 23 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कंपल्सन ऑफ जुडिशियल रिव्यू वॉज डिस्क्राइब्ड इन द फंडामेंटल राइट्स इन पार्ट 3। अब दूसरे वाले स्टेटमेंट पे लिखा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के अंतर्गत भाग 3 में मौलिक अधिकारों में न्यायिक समीक्षा की अनिवार्यता का वर्णन किया गया है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आर्टिकल 23 में प्रोहिबिशन ऑन फोर्स्ड लेबर एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला है। जुडिशियल रिव्यू का मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, बट इसको किया जाता है। ठीक, थर्ड है यहाँ पे द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इट सिग्निफिकेंटली वेस्टेड अपॉन द हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। न्यायिक समीक्षा की शक्ति महत्वपूर्ण रूप से भारत के उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालयों में निहित है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ओनली ए एंड सी इज द राइट ऑप्शन। बी वाला बिल्कुल गलत है, संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है। अगर आपसे पूछे कि जुडिशियल रिव्यू हमने लिया कहाँ से है, तो यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन से। अगला क्वेश्चन है गवर्नमेंट एलोकेटेड डैश लाख करोड़ फॉर एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट स्किल। ये नया वाला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सरकार ने शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए कितने लाख करोड़ आवंटित किए हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1.48 लाख करोड़ रुपीस। तो इसको आप याद रखेंगे क्योंकि अमाउंट भी एग्जाम में पूछ लिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 व्हाट इज द टोटल फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के कुल वन क्षेत्र कितने हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
21.67%। अगर आपसे पूछे कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आती कब है, तो ये बाईएनियल है, 2 सालों में एक बार आती है। अगला क्वेश्चन है, रास लीला रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द क्लासिकल डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत के शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त रासलीला निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, रासलीला है मणिपुर का। यहाँ से आप ये याद रखेंगे ना कि होजागिरी डांस फॉर्म जो है ये मणिपुर का ही है और इसको रियांग ट्राइब जो है मनाती है या करती है। इसको आप ज़रूर याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, द वायसरॉय who took keen interest in the restoration and protection of historical monuments was। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐतिहासिक स्मारकों के जीर्णोद्धार और संरक्षण में गहरी रुचि लेने वाले वायसराय थे। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा करजन था। अजीब बात है ना, 1905 में इसी ने बंगाल का पार्टीशन किया था और इसको चिंता थी हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की। यहाँ से आप ये चीज़ याद रखेंगे कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब आया था, तो ये 1878 में आया था। लिटन इसको लेकर के आया था, तो इसको आप ज़रूर याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मॉडर्न हिस्ट्री का। नेक्स्ट यहाँ से आप याद रखेंगे ना, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर। एंग्लो अफगान वॉर जो है वो 1839 से लेके 1842 तक चला था, फर्स्ट वाला, लेकिन उसकी शुरुआत कहीं कहीं माना जाता है कि 1838 में हो गई थी। वैसे आपको ये ईयर नहीं पूछेगा एग्जाम में, लेकिन आप ये ज़रूर याद रखिएगा कि गवर्नर जनरल इंडिया का कौन था फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर के टाइम पे, तो ऑकलैंड जो है ये गवर्नर था उस टाइम पर। अगला क्वेश्चन है, द अमर नायकाज वर डैश इन विजयनगर एम्पायर। आई थिंक ये क्वेश्चन भी 2024 वाले में पूछा गया है। विजयनगर साम्राज्य में अमर नायक थे, तो अमर नायक किसको बोला जाता था? ऑप्शन डी, मिलिट्री कमांडर्स को बोला जाता था। यहाँ से आपको याद आना चाहिए कि विजयनगर एम्पायर 1336 AD में हरिहरन बुक्का ने इस्टेब्लिश किया था और इसकी विजयनगर की कैपिटल थी हम्पी। यहाँ से आपको याद आना चाहिए कृष्णदेव राय जी, उन्होंने अमुक्तमाल्यद बुक लिखी थी और अपनी माता जी के नाम पर नगलापुरा में एक सिटी बसाया था। तो ये सारी चीज़ें आपको याद आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द फ्लेम व्हेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न्स। जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाया जाता है तो ज्वाला का रंग कैसा होता है? राइट आंसर हो जाएगा येलो। येलो सूटी फ्लेम के साथ जलते हैं ये। और मैंने आपको बताया था कि एल्केन यानी सैचुरेटेड कार्बन जो जलते हैं ना, वो ब्लू क्लियर फ्लेम के साथ जलते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का अगर आपसे पूछे तो ये ब्लू क्लियर फ्लेम के साथ जलते हैं। इम्पॉर्टेंट है और ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, which important event that started in 1930 played a significant role in motivating and mobilizing Indians to join the non-violent movement for independence। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये CHSL 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है ना कि कौन सा इम्पॉर्टेंट इवेंट था जो 1930 में शुरू हुआ और इसने बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया लोगों को मोटिवेट करने में एंड मोबिलाइज करने में, ताकि वो नॉन वायलेंट मूवमेंट को ज्वाइन करें आज़ादी के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, सॉल्ट सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक्स विल बी सेट अप इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि उत्तर पूर्व रीजन में कितने पोस्ट पेमेंट बैंक सेटअप होंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोर देन 100। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये करंट अफेयर्स का लेटेस्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारा एंड होता है शिफ्ट का सोल्यूशन। अब हम यहाँ से करेंगे स्कोर बूस्टर सीरीज, उसके बाद हम करंट अफेयर्स के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अब ये जो स्कोर बूस्टर सीरीज है ना, ये CHSL 2024 का है क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में CHSL 2024 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने वो क्वेश्चन नहीं किया है जो कि बार बार रिपीटेड था, और हमने यहाँ पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नहीं किए हैं, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर्स का ही आया था ओवरऑल अगर देखा जाए तो। CHSL 2024 में 144 क्वेश्चन जो है ये करंट अफेयर्स के आए थे, और 72 से भी ज़्यादा कंप्यूटर के क्वेश्चन आए थे। तो उसमें से हमने कुछ ही क्वेश्चन किया कंप्यूटर वाला, और यहाँ पे हमने करंट अफेयर्स का नहीं किया है क्वेश्चन। तो इसी वजह से ना इन्हीं शिफ्टों के सोल्यूशन के साथ वन लाइनर फॉर्मेट में आपका CHSL वाला नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म हो जाएगा, इंपॉर्टेंट वाला। और मैंने आपको बताया ना कि 80% इसमें ख़त्म होगा आपका,
बाकी 20% आपको PDF से कवर करना होगा, जिसको कि मैं अपलोड करूँगी टेलीग्राम चैनल पर जल्दी ही। तो चलिए यहाँ से देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन थे। पहला पूछा था द लार्जेस्ट फुटबॉल स्टेडियम इज़ लोकेटेड इन इंडिया। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि इंडिया का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम कहाँ पर लोकेटेड है, तो राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। अगला क्वेश्चन था आर्टिकल 344(1) एंड 351 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर रिलेटेड टू। यहाँ पे पूछा था कि अनुच्छेद 344(1) और 351, तो ये संविधान में किस चीज़ से रिलेटेड है, तो 8th स्केड्यूल से रिलेटेड है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये हमारी जो है लैंग्वेजेस से रिलेटेड है और जो भी भाषाएं हैं हमारी वो आती हैं 8th स्केड्यूल में। अगला क्वेश्चन है विच मुगल रूलर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ गुरु तेग बहादुर इन द ईयर 1675। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि कौन सा मुगल शासक था जो जिम्मेदार था गुरु तेग बहादुर को फांसी देने के लिए 1675 में, तो औरंगजेब था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था इन MS ऑफिस फॉन्ट साइज डिटरमाइंड। MS ऑफिस में जो फॉन्ट का साइज़ होता है, जो आप अक्षर वगैरह लिखते हैं, तो वो किस में होता है, तो वो पॉइंट्स में होता है और सबसे छोटा होता है 11 पॉइंट्स का। फिर आप उससे बड़ा बड़ा सेलेक्ट करेंगे तो बड़ा होता जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए साइक्लोस्टोमा ग्रुप से इन्होंने पूछा था और हमने अभी कल ही के वीडियो में पढ़ा था एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन, तो उसमें मैंने आपको बताया था साइक्लोस्टोमा उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है अनएक्सपेक्टेडली। यहाँ पे आप याद रखेंगे साइक्लोस्टोमा ग्रुप दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इलोंगेटेड ईल लाइक बॉडी, सर्कुलर माउथ, स्लिमी स्किन एंड आर स्केललेस। यानी इनकी जो बॉडी होती है वो इलोंगेटेड होती है काफ़ी ज़्यादा, इनका माउथ सर्कुलर होता है, स्लिमी स्किन होता है और ये स्केललेस होते हैं। तो साइक्लोस्टोमा ग्रुप आप याद रखेंगे। अगला यहाँ पे पूछा था यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा था कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में ईंधन के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं बिजली उत्पन्न करने के लिए, तो यूरेनियम 235 का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था दिल्ली रिज इज़ द वाटर डिवाइड बिटवीन। अब ये वाटर डिवाइड क्या होता है, ये NCERT की जियोग्राफी में लिखा हुआ है। वाटर डिवाइड वो होता है ना कि बीच में कोई हिल आ गया, छोटा सा ही सही, तो दो नदियाँ ना वहाँ से बट जाती हैं, उसी को बोलते हैं ना वाटर डिवाइड, यानी कि दो नदियों का जो पानी है वो डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली रिज जो है ये गंगा एंड इंडस रिवर के बीच वाटर डिवाइड का काम करता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहा है कि लखनऊ घराना कथक का किसने फाउंड किया, किसने स्थापित किया, तो ईश्वरी प्रसाद ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था स्टेटमेंट के फॉर्म में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी जो है उसका एम क्या होता है, उसका लक्ष्य क्या होता है। राइट आंसर था बूस्ट ग्रोथ, यानी ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए, कंट्रोल इन्फ्लेशन। तो इसका बहुत सारा ऑब्जेक्टिव होता है, बट यहाँ से आप दो इसको ज़रूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा था कमीशन विच ड्रू द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा किसने खींचा था, किस आयोग ने, तो रेडिक्लिफ बाउंड्री कमीशन ने खींचा था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 जो आया था तो वो एजुकेशन से रिलेटेड था, लेकिन कितने से कितने साल के बच्चों के लिए, तो 6 से 14 साल तक के बच्चों के एजुकेशन के लिए ये आया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे स्टेट दिया था और उनकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस से आपको मैच कराना था। मैचिंग के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे खासे आए हैं CHSL वाले में। तो यहाँ पे देखिए आंध्र प्रदेश का पूछा था ऑफिशियल लैंग्वेज तो तेलुगु, केरला का पूछा था ऑफिशियल लैंग्वेज मलयालम, ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब आधिकारिक भाषा, कर्नाटका का कन्नड़ एंड गोवा का कोंकणी लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन पूछा था इन विच स्पोर्ट्स अवार्ड कैश इज़ नॉट गिवन। अब इस क्वेश्चन का और भी आंसर हो सकता है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से यही वाला राइट आंसर था। और इसमें आपसे क्वेश्चन ये पूछा था कि ऐसा कौन सा खेल पुरस्कार है जिसमें कैश में जो है पैसे नहीं दिए जाते, केवल बस पुरस्कार दिया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। अगला क्वेश्चन पूछा था सिंगर खांडर वानी एंड गौहर वानी इज रिलेटेड टू विच घराना, मतलब इनका नाम दिया था और पूछा था कि ये किस घराना से बिलोंग करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा दरभंगा घराना। अगला क्वेश्चन देखिए, ये स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा था सैटर्न प्लैनेट के बारे में, तो इस पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हुई थी सैटर्न में कि यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। तो ये तो बिल्कुल गलत ऑप्शंस थे, क्योंकि सैटर्न पे जो है लाइफ बिल्कुल पॉसिबल नहीं है,
लेकिन इसके बारे में एक स्टेटमेंट ये दिया हुआ था, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा था सैटर्न यानी शनि ग्रह के बारे में, सैटेलाइट्स लाइक एनसेलाडस एंड टाइटन ऑफ सैटर्न आर होम टू इंटरनल ओशियंस कुड पॉसिबली सपोर्ट लाइफ। तो यहाँ पे ये कह रहा था कि ये जो सैटर्न के 2 सैटेलाइट हैं यहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो सकती है, तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट था। अगला क्वेश्चन पूछा था फेमस फोक म्यूजिक ऑफ राजस्थान दैट वाज डेवलप्ड इन रॉयल कोर्ट्स इज नोन एज। तो रॉयल कोर्ट में कौन सा फोक म्यूजिक जो है राजस्थान का ओरिजिनेट हुआ था, उत्पन्न हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा मांड। और अगला क्वेश्चन है द हावड़ा ब्रिज वॉज ऑफिशियली ओपनड इन द ईयर। अब ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि हावड़ा ब्रिज को आधिकारिक तौर पर किस साल खोला गया? तो 1943 में इसको खोला गया था। यहाँ पे UIDAI पूछा था कि इस किसके ज्यूरिसडिक्शन के अंडर आता है? UIDAI का फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो आधार कार्ड वगैरह बनता है ना, वही। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर ये आता है। अगला क्वेश्चन पूछा था वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है? वेस्ट फ्लोइंग रिवर का मतलब कि ये बे ऑफ बंगाल में ना गिर के बहुत ज़्यादा लंबी डिस्टेंस ट्रेवल करके अरेबियन सी में गिरती है। तो यहाँ पे नर्मदा एंड तापी प्राइम एग्जाम्पल हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर के, तो ज़रूर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा था फॉर्मूलाज इन MS एक्सेल ऑलवेज स्टार्ट्स विथ। MS एक्सेल में जो शीट होती है ना, शीट हम बनाते हैं, तो उसमें कोई भी फॉर्मूला जब शुरू करते हैं तो वो इक्वल टू के साइन से स्टार्ट होता है। अगला पूछा था टी बाला सरस्वती, इनका नाम था तंजौर बाला सरस्वती, या फिर आप बाला सरस्वती भी याद रख सकते हैं। तो ये किस डांस फॉर्म से रिलेटेड है ये पूछा था, तो भरतनाट्यम से ये रिलेटेड थी। अगला देखिए क्वेश्चन पूछ लिया कॉन्सेप्ट ऑफ कनकरेंट लिस्ट इज टेकन फ्रॉम। यहाँ पे पूछा है कि समवर्ती सूची जो है हमने कहाँ से लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया से। और वैसे भी 3 लिस्ट होते हैं जो कि 7th शेड्यूल में आते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कनकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पे केवल सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, स्टेट लिस्ट पे केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है, कनकरेंट लिस्ट में दोनों बना सकते हैं। और अगर कोई ऐसा विषय है, ऐसा कोई सब्जेक्ट है जो कि इन तीनों लिस्ट में नहीं आता, तो उसको बोलते हैं रेजिड्यूअरी सब्जेक्ट, और उस पर केवल और केवल सेंटर ही लॉ बना सकती है। और ये जो रेजिड्यूअरी पावर्स हमने सेंटर का लिया है, ये कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अगला क्वेश्चन, और ये 12th की फिजिक्स का था, लाइट इज मेड अप ऑफ वेव्स प्रोपेगेटिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इट्स मूवमेंट। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो लाइट है ना, वो एक वेव है जो कि अपने मूवमेंट के परपेंडिकुलर चलती है। तो ये हाइगेंस प्रिंसिपल है, इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था और काफ़ी सिंपल था, शॉर्टकट की टू पेस्ट अ स्लाइड इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। यहाँ पे पूछा था कि शॉर्टकट की क्या है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में पेस्ट करने के लिए, तो Ctrl+V। यहाँ पे V होता है और P वाला भी ऑप्शन में दिया था, तो गलती से आप P मत मार्क कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था अल नीनो इज अ क्लाइमेट पैटर्न दैट डिस्क्राइब द अनयूजुअल वार्मिंग ऑफ सरफेस वाटर्स इन। पैसिफिक ओशियन के सरफेस वाटर जब अनयूजुअल तरीके से वार्म हो जाते हैं, बहुत गर्म हो जाते हैं, उस केस में अल नीनो होता है। तो वही पूछा था कि किस ओशियन के सरफेस वाटर गर्म हो जाते हैं, तो पैसिफिक ओशियन के। अगला क्वेश्चन पूछा था कि गेंदुचा ब्रदर्स आर रिलेटेड टू। गेंदुचा ब्रदर्स ये किस घराना से रिलेटेड हैं, तो डागरी घराना से। और इस टाइप के क्वेश्चन 2-3 नए पूछे गए हैं, तो इसलिए आपको इसको करके जाना पड़ेगा, मस्ट है ये। अगला क्वेश्चन पूछा था फर्स्ट डूरंड कप इंडियाज ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट हेल्ड। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि पहला डूरंड कप जो कि इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है, वो कहाँ पर हुआ था पहली बार, तो फर्स्ट टाइम वो हुआ था शिमला में। अगला क्वेश्चन पूछा है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड रीनेम्ड एज मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रख दिया गया, तो किस साल में रखा गया था इसको, तो 2021 में इसका नाम चेंज किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा था एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फॉर मेल्स हैज़ गॉन अप टू। यहाँ पे आपसे पूछा था कि इकोनॉमिक सर्वे यानी कि इकोनॉमिक सर्वेक्षण 2022-23 के हिसाब से जो मेल्स का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो कितना बढ़ गया 2020-21 में, तो 57.5%। अगला क्वेश्चन पूछा था ए ट्रायो ऑफ साइंटिस्ट एवरी मैक्लियोड एंड McCarthy prove that except viruses all living organisms have DNA as their genetic material।
यहाँ पे कह रहा है कि 3 वैज्ञानिकों का ग्रुप था, एवरी, मैक्लियोड, MC कार्टे। इन्होंने ये प्रूव कर दिया कि वायरस को छोड़ के बाकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका खुद का DNA होता है जेनेटिक मटेरियल के तौर पर। तो किस ईयर में किया था ये पूछा था, तो 1944 में इन्होंने इसको प्रूव किया था। अब यहाँ से हम करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट विल बी द फिजिकल डेफिसिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25। तो गवर्नमेंट जो है अपने बजट में ही बता देती है कि फिजिकल डेफिसिट कितना होगा। तो 2024-25 के लिए फिजिकल डेफिसिट रहेगा 4.9% ऑफ GDP। अगर आपसे पूछे फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला, तो ये होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू। जितना भी पैसा खर्च किया है माइनस आपने जितना भी पैसा कमाया है चाहे जहाँ से। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC 2024। यहाँ पे आपसे पूछा था कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का थीम क्या रखा गया है। तो इसका थीम है द फ्यूचर इज़ नाउ, और ये जो है न्यू दिल्ली में होगा। इसका मीटिंग अभी हुआ नहीं है बट थीम डिसाइड कर लिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा था, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर इनॉग्रेटेड मैत्री उद्यान एज अ सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप इन विच कंट्री। अब यहाँ पे कह रहा है कि विदेश मंत्री S जयशंकर ने मैत्री उद्यान को उद्घाटन किया है दोस्ती के निशानी के तौर पे। तो किस देश में इन्होंने इसका उद्घाटन किया मैत्री उद्यान का, तो मॉरिशस में। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसेंटली होस्टेड द ग्लोबल इंडिया AI समिट 2024। अब यहाँ पे कह रहा है कि किस देश ने ग्लोबल इंडिया AI समिट 2024 होस्ट किया है। तो जाहिर सी बात है, नाम में ही है, इंडिया ने होस्ट किया है और इसको न्यू दिल्ली में होस्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्च्ड जैव ग्रामम कैंपेन अ न्यू इनिशिएटिव टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब यहाँ पे कह रहा है कि किस राज्य ने जैव ग्रामम योजना स्टार्ट की है या कैंपेन स्टार्ट किया है जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देगा। तो राइट आंसर है केरला। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल वाटर टेक समिट 2024 हेल्ड इन विच सिटी। तो राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में इसको हेल्ड किया गया। अब आप अगर इसको गूगल करेंगे ना तो ग्लोबल वाटर समिट आएगा, टेक वर्ड वहाँ पे नहीं होगा। तो ग्लोबल वाटर समिट लंदन में हुआ था, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान देंगे ये ग्लोबल वाटर टेक समिट है 2024 का, न्यू दिल्ली में हुआ। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ अ बुक टाइटल्ड ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स। यानी ये जो ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर है इस बुक को लिखा किसने है, तो सुदीप्ता सेन गुप्ता जी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन पूछा था, विच कंट्री विल होस्ट 2025 मेंस T20 एशिया कप। 2025 का मेंस T20 एशिया कप कौन होस्ट करेगा, तो इंडिया इसको होस्ट करेगा। 2027 का बांग्लादेश होस्ट करेगा। अगला क्वेश्चन है, हु अनवील्ड इंडिया हाउस एट पेरिस 2024 ओलंपिक्स। 2024 के ओलंपिक्स में पेरिस में इंडिया हाउस किसने अनवील किया, तो नीता अंबानी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच INS पार्टिसिपेटेड इन 328th रशियन नेवी डे सेलिब्रेशंस। तो रशिया का यहाँ पे 328वां नेवी डे था, तो यहाँ से कौन सी इंडियन नेवल शिप गई थी, तो इंडियन नेवल शिप ताबर यानी INS ताबर जो है वहाँ पर गई थी पार्टिसिपेट करने। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ SIDBI। तो SIDBI का सबसे पहले तो आप जान लीजिए 1990 में बना। ये क्वेश्चन CHSL 2024 में पूछा गया है। अगर आपसे पूछे इसका हेड क्वार्टर तो ये लखनऊ में है। तो इसके MD एंड चेयरमैन कौन बने हैं रिसेंट में, मनोज मित्तल। तो यहाँ पे हमने किया है 25 जुलाई के शिफ्ट 1 के GK PYQ का सोल्यूशन विथ बहुत सारे क्वेश्चन 1-लाइनर फॉर्मेट में CHSL 2024 के एंड देन 11 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के। आई होप आपके लिए ये क्लास बेनिफिशियल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।